गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पेज 228। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन का जो साइज है यानी कि उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की संख्या है वो एक डायनामिक नंबर है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो पॉपुलेशन का जो साइज है इसमें इसको अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज कितने हैं, बाहर से कोई समस्या तो नहीं आ रही और प्रीडेटर तो कोई नहीं आ गया है ना, कंडीशंस एडवर्स तो नहीं हो गई। तो इस बेसिस पर हम क्या देखेंगे कि 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेटेलिटी, जिसको बर्थ रेट कहते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल पर यूनिट टाइम, तो नेटेलिटी कहते हैं। एक है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है कि कितनी डेथ्स हुई पर 1000 पीपल पर यूनिट टाइम। इसके बाद क्या आता है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि कितने लोग माइग्रेट होकर इस पॉपुलेशन के अंदर आए जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। नेटेलिटी की वजह से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है, मोर्टेलिटी की वजह से साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब है कि कितने लोग माइग्रेट करके इस पॉपुलेशन को छोड़ते हैं, इसकी वजह से भी साइज होता है डिक्रीज। तो 2 फैक्टर्स हैं प्लस वाले और एक फैक्टर है माइनस वाला। तो इसको इन्होंने क्या किया कि एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया कि t+1 टाइम के बाद, t+1 टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी इनिशियल डेंसिटी यानी कि t टाइम पर कितनी थी, प्लस अब आते हैं पॉजिटिव वाले फैक्टर्स, इसमें बर्थ रेट और इमिग्रेशन, माइनस नेगेटिव वाले फैक्टर्स जैसे कि डेथ प्लस एमिग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इस इक्वेशन के माध्यम से क्या एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स किस किस तरह से पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है, यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो ये फैक्टर अगर इस फैक्टर से ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज माइनस में चला जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ्स एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि ज्यादा लोग ना तो अंदर आते ना बाहर जाते, इसीलिए डेथ और बर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा है। अगर कोई हैबिटेट को नई नई पॉपुलेशन आ रही है वहां पर बसने के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन होगा। अब आती है बात ग्रोथ मॉडल्स की। ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो पॉपुलेशन के टाइम के साथ जो उसमें चेंज आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स साइंटिफिक या मैथमेटिकल मॉडल्स दिए गए, इनको कहते हैं ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल्स 2 तरह के होते हैं। Does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? तो उस पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये मॉडल्स दिए गए हैं। We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on growth. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth. ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास एक मॉडल होगा तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने समय के बाद पॉपुलेशन का साइज इतना हो जाएगा और क्या उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर हमें कंट्रोल में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स हैं। जैसे कि अगर तुम्हें पता हो कि शुरुआत के समय में जब कोरोना यानी कोविड-19 फैल रहा था तो उस समय अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे कि ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये समय के साथ किस तरह से पीक पे पहुंचेगा और कब ये डिक्लाइन होगा। तो उसी तरह से यहाँ पॉपुलेशन के भी मॉडल्स हो रहे हैं।
तो पहला जो मॉडल है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। पहले मॉडल का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता रहता है और कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज कभी भी कम नहीं होते, कभी भी लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्स नहीं होती। इस चीज़ को मानकर ये कहा गया है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, सपोज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इंक्रीज विद टाइम है या चेंज विद टाइम है, इसको dn/dt से अगर मेंशन करें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, डिफरेंशियल ऑफ n अपॉन डिफरेंशियल ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। तो dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी। यहाँ पर b क्या है? बर्थ है और d है डेथ। अगर बर्थ डेथ से ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, नहीं तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, ठीक है। n क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पहली इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू b माइनस डी को अगर हम r लिखें तो क्या होगा? अगर इसको r लिखें तो r क्या होता है? ये है, इसको हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट कह सकते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, या इसको एक नाम और देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन का इंट्रिंसिक गुण, इंट्रिंसिक रेट। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होने की रेट है वो पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि b यानी कि बर्थ डेथ यानी डेथ से ज्यादा है, तो b माइनस डी इज इक्वल टू r इंडिया में पॉजिटिव है, इसीलिए dn/dt वाली जो इक्वेशन है वो भी पॉजिटिव में ही आएगी, है ना। तो ये r जो होता है, r किस चीज से इफेक्ट होता है? कई सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इफेक्ट होता है। इन्होंने r से किसी पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ता है? एक एग्जांपल दिया है, नॉर्वे का जो रेट है उसकी r की वैल्यू है 0.015। इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो किस गति से इंक्रीज होती है। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल दिया है, फ्लोर बीटल, यानी कि आटे में रहने वाला एक बीटल है, उसका जो वैल्यू है वो है 0.12। अब इसमें तुम देखो कि 0.12 ज्यादा होता है या 0.015 ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये जो फ्लोर बीटल है इसके इंक्रीज होने का साइज इसकी पॉपुलेशन के बढ़ने का साइज ज्यादा है। ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया में साइज क्या है? 0.0205 का मतलब क्या है कि इसके जो बढ़ने की गति है वो उसका हमें ये एक अंदाजा देता है। अब आर वैल्यू से कैसे पता लगती है? बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस करने से। अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखें एक इंटीग्रल फॉर्म का मतलब अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? ये वाली इक्वेशन टाइम t के बाद कैसे क्या हो जाएगी? डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी इंटू e टू द पावर r t, है ना। ऐसे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर nt क्या है? nt का मतलब है डेंसिटी आफ्टर टाइम t, और ये क्या है? इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। स्मॉल r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और e का मतलब क्या है? t का मतलब है टाइम की कितने टाइम के बाद हम देख रहे हैं, और e का मतलब होता है लॉग का बेस। लॉग का बेस यानी कि e की वैल्यू होती है 2.71। ये है e की वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ किस तरह का हमें दिखेगा? जैसा कि रेड कलर का ग्राफ है
बुक में जो रेड कलर का ग्राफ है वो किस तरह का दिखा है, एक एक्सिस पर इन्होंने क्या दिया है, टाइम, और एक एक्सिस पर दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी इधर है डेंसिटी और इधर अगर टाइम लिखे तो टाइम के साथ डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये वाला जो कर्व है ना, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वो ये होगी nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। ये वाली इक्वेशन भी इसी को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि दोनों किसके लिए बनाई गई है, दोनों बनाई गई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। एक ही इक्वेशन को दो फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसके बाद अब ये जो लॉगरिथमिक वाले ग्रोथ मॉडल होता है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है, ये क्या नेचर में सस्टेन करता है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट में कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते, क्योंकि हर समय बाहर से प्रेडेटर्स का खतरा, कंपटीशन का खतरा, रिसोर्स के लिमिटेड होने का खतरा हमेशा किसी भी पॉपुलेशन के मैक्सिमम गति से बढ़ने पर रोक लगाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक कहानी नीचे दी हुई है, अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेट फॉर अ चेस गेम। ठीक है, तो इसकी कहानी को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो क्या थी। कि एक बार एक राजा और एक मंत्री में इस बात की शर्त लगती कि कौन चेस का गेम जीतेगा। तो उसमें शर्त हारने वाले को क्या, जीतने वाले को क्या मिलेगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि अगर मैं हारूंगा तो मैं क्या करूंगा कि अब जो तुम कहोगे वो करेंगे। तो मंत्री ने कहा कि मेरे को ये जो चेस का बोर्ड है, हर एक बोर्ड पर पिछले बोर्ड की तुलना में डबल आपको राइस के या फिर व्हीट के ग्रेन्स रखने होंगे, इतने मुझे चाहिए। जैसे पहले शतरंज के खाने में 1 दाना, दूसरे शतरंज के खाने में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, इससे अगले में 8 दाने, उससे अगले में 16 दाने और उससे अगले में 32 दाने, इस तरह से मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो गोदाम भरे पड़े हैं, हमारे पास क्या कमी है ना, हम तो तुम्हें दे देंगे जितनी बोरी चाहिए। तो लेकिन कैलकुलेशन अगर करें तो उससे क्या पता चलता है कि जो ये डबलिंग अगर नेचर में इसी तरह से ऑर्गेनिज्म की होती रहे, जैसे यहाँ पर ये राइस की या व्हीट ग्रेन्स की हो रही है, तो वो कितनी ज़्यादा घातक हो जाएगी, है ना। जैसे हम पढ़ते नहीं है बाइनरी फिशन कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से हर सेल 2-2 सेल बनाते जाए अनकंट्रोल्ड तरीके से, तो पूरे अर्थ पे अमीबा ही अमीबा हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब तक वो आखिरी वाले चेस के खाने पे पहुंचता तो वैल्यू कितनी हो जाती, 2⁴ और इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है ना। कितने उसको अनाज के दाने देने पड़े होंगे राजा को, इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि पहले वाला जो था, पहले वाले बोर्ड पे वैल्यू क्या थी 1, दूसरे वाले बोर्ड पे वैल्यू क्या थी 2, और इस तरह से वो इंक्रीज करते चले। ठीक है, तो शायद लास्ट में आएगा 63। तो लेकिन ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखो फिर दिया, नाउ थिंक ऑफ अ टाइनी पैरामीशियम स्टार्टिंग विद जस्ट 1 इंडिविजुअल and through binary fission doubling its numbers every day, and imagine what a mind-boggling population size would it reach in 64 days। एक दिन में एक पैरामीशियम का सेल 2 सेल बना देता है, तो 64 दिन में वो कितने सेल बना देगा, प्रोवाइडेड कि स्पेस और फूड अनलिमिटेड हो। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नेचर में ये चीज़ें क्यों ऑपरेट नहीं हो सकती। ये तो पैरामीशियम का एग्जाम्पल था। अगर हम बड़े एनिमल्स का एग्जांपल लें, जैसे कि उसका डॉग्स का या फिर एलिफेंट का, तो उनमें भी अपनी मैक्सिमम रेट पर रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें भी कंपटीशंस होते हैं। जितने बच्चे जन्म लेते हैं सारे के सारे सर्वाइव नहीं करते, या तो वो कमजोरी से या बीमारी से मर जाते हैं या प्रेडेटर्स उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, सब सर्वाइव नहीं करते, कुछ सर्वाइव करते हैं, और जो सर्वाइव करते हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं रिसोर्स के लिए, या तो मेटिंग पार्टनर के लिए या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, यानी कि चरने की जो जगह यानी उनके इलाके होते हैं उनके लिए भी वो संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष में जो बचते हैं वही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन ऐसा नहीं कि इंसानों में ही है, कंपटीशन जानवरों में भी है। अब आता है दूसरा ग्रोथ मॉडल जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल वो है
जिसमें कि नेचर के जो ये जो हिंड्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं उन सबको भी कंसिडरेशन में लिया गया, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो अब आता है दूसरा ग्रोथ मॉडल, जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में एक वैल्यू की बात की गई जिसका नाम है के। के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक हैबिटाट, एक स्पीशीज के कितने ऑर्गेनिज्म को एक बार में सस्टेन कर सकता है, यानी कि इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को वो सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा ना तो वहाँ रिसोर्सेज हैं ना ही वो आपस में कंपटीशन झेल सकते हैं। तो के मैक्सिमम नंबर होता है कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को अगर dn/dt की फॉर्म में लिखें, इस समय के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होती है। तो dn/dt असल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू Rn। स्मॉल r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और n क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, k माइनस n। k है कैरिंग कैपेसिटी, n क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और अपॉन k। तो dn/dt क्या हुआ, इसकी इक्वेशन हमने ये लिखी है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो वो किस तरह का बनेगा, जैसा कि ब्लू कलर का दिखा है, इस तरह का ग्राफ ये बनेगा ना। इस तरह का जो ग्राफ होता है इसकी शेप एस की शेप की होती है, एस शेप, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। तो ये जो सिग्मॉइड या एस शेप का कर्व होता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शुरू में ये इसी की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन एक सर्टेन डेंसिटी पर जाता है ना। ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको कहते हैं के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी पर जाकर ये कैसा हो जाता है, यह हो जाता है एकदम फ्लैट कर्व, यानी कि अब यहाँ पर क्या आ गया, स्टेशनरी फेस आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, अब ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म सारे मरने लगेंगे। तो ये जो डैश डैश है इसको कहते हैं एसिम्प्टोट। देखो तुम्हारी बुक में भी लिखा है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे, कुछ और बाकी ऑर्गेनिज्म पेरिश यानी कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब रिसोर्सेज हो गए खत्म। ठीक है, इस कर्व को एक नाम और देते हैं, या इस ग्रोथ फेज को और नाम देते हैं वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये इसका नाम है। ठीक है, ये हमें इसका नाम और इसकी इक्वेशन याद रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, चिंता नहीं करो, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स के क्या करने, इक्वेशंस पता करनी है, और उसमें अलग अलग जो ये लेटर्स हैं वो क्या चीज इंडिकेट करते हैं। Since resources for growth for most animal populations are finite and becomes limiting sooner or later, logistic growth is considered more realistic one। तो वो तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रियलिस्टिक दोनों में से कौन सा हुआ, ज़्यादा रियलिस्टिक है ये दूसरा वाला, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं। गैदर फ्रॉम चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। हमारा जो इस समय इंडिया में ग्रोथ पैटर्न चल रहा है वो कैसा है, वो लगभग एस शेप का है, क्योंकि अब ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होनी शुरू हो गई है। इसके बाद लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस का मतलब क्या है, और एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में अलग अलग तरह की पैटर्न्स आते हैं। लाइफ में हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं चलती है। पॉपुलेशन किस तरह से इवॉल्व हुई कि जिस ऑर्गेनिज्म ने सबसे ज़्यादा अच्छे से रिप्रोडक्शन किया वही ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है,
और जो जितना सक्सेसफुल होता है वो उतना ही अर्थ पर सर्वाइव करता है। इस चीज़ को रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म पर हमेशा क्या रहता है, सिलेक्शन प्रेशर, कि नेचर हमेशा सेलेक्ट करती रहती है कौन सबसे अच्छे तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी किसकी है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा और अच्छे से प्रोजेनी पैदा करेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। जैसे बैम्बू सैल्मन फिश लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं। बैम्बू सैल्मन फिश ये है वंस, ये एक बार ब्रीड करते हैं पूरी लाइफ में। और जबकि कुछ अदर्स हैं जो कि कई बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स मैमल्स ये कई बार ये ब्रीड करते हैं मेनी टाइम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। कुछ जैसे कि एग्जांपल दिया ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस, और कुछ के होते हैं संख्या में कम लेकिन साइज में बड़े, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। तो इनमें से ज़्यादा डिजायरेबल कौन सा है? ज़्यादा डिजायरेबल वो है जो कि चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में खुद को बेटर एडजस्ट कर सके, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से खुद की रक्षा कर सके। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो अपने चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से एडेप्टेड हो। जैसे जिनके ज़्यादा जिनके ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स उतने ही ज़्यादा प्रीडेटर्स का शिकार भी होते हैं। लेकिन जिनके ऑफस्प्रिंग्स कम होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स उतने ही ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं, पेरेंटल केयर भी उसमें उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इसके बाद जो अगला आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, इसको ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये हम करेंगे कल।